हेलो एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सभी का वापस स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं हम, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। तो इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रेशर बेल्ट कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ विंड, प्लेनेटरी, सीजनल एंड लोकल विंड अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अल नीनो, ला नीनो, ENSO कर चुके हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है उसको। अब हमारा मेजर टॉपिक एक बचता है, एयर मासेस इन फ्रंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एयर मासेस वाला चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इस पे जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम पढ़ेंगे, पूरा उसका कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। तो पहले एयर मासेस को ठीक से समझेंगे, फिर फ्रंट्स को बहुत अच्छे से करेंगे, फिर देखना एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द एयर मासेस। सबसे पहले एयर मासेस होता क्या है? नाम से क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि कोई एयर का मास है, तो हम उसे कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? मे बी उसमें कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो ये क्या होता है, अगर एयर किसी एक एरिया पे, किसी एक होमोजीनियस एरिया पे, विच मीन्स कि जिसमें प्रॉपर्टीज सेम है, जैसे 5 किलोमीटर के एरिया में सेम टेम्परेचर है, तो उस 5 किलोमीटर एरिया के ऊपर जो एयर का पार्सल है वो भी सेम वही टेम्परेचर अडॉप्ट कर लेता है। तो उसकी अगर सफिशिएंटली लॉन्गर टाइम तक रहती है तो वो एयर उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को अक्वायर कर लेता है। तो ये होमोजीनियस रीजन जो है वो काफ़ी बड़े होने चाहिए। ऐसे 5-10 किलोमीटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इट इज़ स्प्रेड इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, जैसे कि वास्ट ओशन सरफेस हो गया, या पूरा साइबेरिया आर्कटिक का एरिया हो गया, या पूरा एक कॉन्टिनेंट का एरिया हो गया है। तो ये वास्ट प्लेन्स हो गए। तो ये बहुत बड़े बड़े जो होमोजीनियस एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जब सिमिलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखो टेम्परेचर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कहीं पे नहीं रहेगा, वेरिएशन होगा, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा वेरिएशन है। ऐसे 5 डिग्री से 15 डिग्री वाला वेरिएशन नहीं रहता है, 5 से 10 वाला वेरिएशन रहता है। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय दी होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब एयर ऐसे एरिया पे बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो वो एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक अपना लेती है, उस एरिया की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को अपना लेती है। तो उस पूरे बॉडी ऑफ एयर या एयर पार्सल को बोलते हैं हम एयर मास, ठीक है। सो एयर मास किसे डिफाइन करा जाता है? इट इज़ ए लार्ज बॉडी ऑफ एयर। एयर का एक बहुत बड़ा बॉडी है जिसमें लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ही कम वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर होता है। उस पूरे एक बड़े एरिया में सिमिलर टाइप ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर रहता है। तो जो जहाँ से वो एयर अपना ये कैरेक्टरिस्टिक लेती है उसे बोलते हैं होमोजीनियस सरफेस। देखो 5 टाइप में एयर मासेस को बांटा जाता है। आपको दिखेगा C इज़ फॉर कॉन्टिनेंटल एंड M फॉर मरीटाइम। तो मरीटाइम का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे एरिया में, MT का मतलब है कि मरीन ट्रॉपिकल, मरीटाइम ट्रॉपिकल का ये पूरा एरिया एक ही जैसा टेम्परेचर, एक ही जैसी ह्यूमिडिटी रख रहा है। तो इसके ऊपर जो एयर का पार्सल था उसने वो कैरेक्टरिस्टिक्स अक्वायर कर लिए। इसके ऊपर जो एयर का इतना बड़ा पार्सल था, इसने वही सेम टेम्परेचर एंड सेम ह्यूमिडिटी का, या मॉइस्चर का मैं बोलूँ तो, टेम्परेचर अक्वायर कर लिया है। सो अगर ये ओशियन है, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एरिया जो है मेरा वार्म ओशियन है, तो मुझे इस एयर मास की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो आप? क्या होगी? टेम्परेचर हाई होगा क्योंकि वार्म एयर मास है। ह्यूमिडिटी का स्टेटस क्या रहेगा? ह्यूमिडिटी हाई रहेगी, राइट। वार्म एयर मास से इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी हाई रहेगी। एक एग्जांपल होगा। दूसरा एग्जांपल मुझे बताओ तो ज़रा। ये मेरा एयर ओशन है, लेकिन इस बार ये मेरा कोल्ड ओशन है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, इसके ऊपर जो एयर पार्सल है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी? टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा क्योंकि कोल्ड है। ह्यूमिडिटी का क्या करेंगे? ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली लेसर रहेगी वार्मर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे मैं लेसर क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि हम अभी कॉन्टिनेंट पे भी आने वाले हैं, इसलिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई आपको? कोल्ड ओशन के ऊपर वाला एयर कोल्ड होगा और ह्यूमिडिटी उसमें कम होगी। वार्म ओशन के ऊपर वाला एयर वार्म होगा और ह्यूमिडिटी उसमें हाई होगी। अब हम बात करते हैं लैंड मास की। हम यहाँ पे ज़मीन पे आ गए हैं, ठीक है। लैंड मास पे ये है लो प्रेशर का एरिया, या फिर बोल लो कि सोलर इंसोलेशन सीधा हो रहा है, तो ये कंपैरेटिवली गर्म प्रदेश वाला एरिया है, कॉन्टिनेंट है, जैसे ट्रॉपिकल का कॉन्टिनेंट मान लो। तो अब इसके ऊपर जो एयर मास है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ज़रा। टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई, ओके। ह्यूमिडिटी क्या रहेगी? ट्रिकी क्वेश्चन, हाँ। ह्यूमिडिटी क्या रहेगी?
ये तो लो टेम्परेचर है ना, लेकिन ह्यूमिडिटी लो रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लैंड मास है, इवोपोरेशन के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो ह्यूमिडिटी हमेशा जो भी एयर मास कॉन्टिनेंट से आएगा उसका ह्यूमिडिटी लो रहता है। नाउ इमेजिन दी अदर सिचुएशन। तो ये हमारा लैंड मास है जो कोल्ड एरिया का है, ओके ये कोल्ड लैंड मास है, विच मीन्स कि सोलर इंसोलेशन कम गिर रहा है। तो इसके ऊपर जो एयर पार्सल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा? टेम्परेचर क्या होगा? लो, और ह्यूमिडिटी लो, राइट? हो गया सिंपल। बस यही कॉन्सेप्ट है एयर मास का, कि इस सोर्स एरिया, ये इसका सोर्स एरिया हो गया, सोर्स एरिया से किसी एक होमोजीनियस बड़े सोर्स एरिया से उसके ऊपर का जो एयर पार्सल या जो एयर मास है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ अक्वायर कर लेता है, इसे बोलते हैं एयर मासेस। तो ये बात हो गई हमारी एयर मासेस की। एयर मासेस को कहाँ से वो आ रहे हैं, उनका ओरिजिन क्या है, सोर्स रीजन के हिसाब से 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन का एरिया हमारा। उसके बाद है हमारा द सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। अच्छा ओके, इसको एक बार काम करते हैं, 1 बाय 1 हम करते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, जैसे पहला है वार्म ट्रॉपिकल, वार्म ट्रॉपिकल पे कैसा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा? टेम्परेचर क्या रहेगा उस एयर मास का? हाई, मॉइस्चर हाई, ओके। सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, टेम्परेचर हाई, मॉइस्चर लेवल लो। The relative cold high latitude oceans, temperature low, moisture level comparatively low. The very cold snow covered continent in high latitude, cold land mass, temperature low, moisture level very low. Permanently ice covered continent in Arctic and Antarctica, एकदम ठंडा एरिया, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, टेम्परेचर वेरी वेरी लो, मॉइस्चर वेरी वेरी लो। हो गया सिंपल, बस इन 5 कैटेगरीज में बांट दिया। अभी 5 में क्यों बांटा है? क्योंकि अर्थ को मेजरली हम इन्हीं एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं ना, कि सी है, ओशन है या लैंड है, इट्स ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो इन्हीं 4 कैटेगरीज में इसको बांटा है कि इधर गर्म एरिया ट्रॉपिकल एरिया में वो लैंड मास ओशन पे था या लैंड पे था, ओके। तो उसको हमने बांट दिया सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट और वार्म ट्रॉपिकल ओशन के अंदर। उसके बाद है टेम्परेट में भी वही होगा, ओशन है या लैंड है। अगर ओशन है तो कंपैरेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस हो गया, और अगर लैंड है तो वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड हो गया। और बाकी जो हमारे ऊपर वाले पोल्स बचे उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो इन्हीं 5 कैटेगरीज को नाम दिया गया है मरी टाइम ट्रॉपिकल, विच इज़ अवर सब ट्रॉपिकल हॉट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल ओशन। फिर हमने नाम दिया है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंट वाला सब ट्रॉपिकल, सॉरी ट्रॉपिकल हमारा जो डेजर्ट था। मरी टाइम पोलर, विच मीन्स हमारा जो हाई लैटिट्यूड में कोल्ड ओशन है। मरी टाइम, ओके। कॉन्टिनेंटल पोलर जो हमारा कोल्ड स्नो कवर्ड एरिया है। एंड देन वी हैव दी कॉन्टिनेंटल आर्कटिक जो हमारे पोल्स हैं। तो ट्रॉपिकल एयर मासेस हमेशा वार्म रहते हैं और पोलर एयर मासेस हमेशा कोल्ड रहते हैं। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई है। तो इस तरीके से अगर देखो कैटेगरीज देखो कि 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले बड़ी वाली देख लो, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, CA, ये वाला आर्कटिक वाला पूरा रीजन कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, और अंटार्कटिका का पूरा रीजन कॉन्टिनेंटल आर्कटिक में है, ओके। बात करते हैं मरी टाइम ट्रॉपिकल MT। आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा आपको MT, ट्रॉपिकल वाले एरिया के अंदर आपको पूरा MT दिखेगा। ये रेड कलर में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वार्म है, और वार्म है का मतलब ये भी हुआ कि इसमें मॉइस्चर है। फिर बात करते हैं ओशन में ऊपर, मरी टाइम पोलर, लुक एट दिस, टेम्परेट रीजन में ये कोल्ड है, मरी टाइम पोलर, सारे ओशंस मरी टाइम पोलर, राइट। उसके बाद है हमारा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, लुक एट, मैक्सिमम एरिया आपको कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का दिखेगा क्योंकि लैंड मासेस जनरली गर्म होते हैं। जो कॉन्टिनेंटल पोलर हम बात करें, ये ऊपर हमारा कनाडा, साइबेरिया वाला एरिया जो है ये कॉन्टिनेंटल पोलर के अंदर आता है। सो ये है हमारे एयर मासेस के बारे में सिंपल सा। ये कोई भी एक मैप बना के उस मैप में इस तरीके से दिखा देना रफली। अब आपको समझ में भी आ गया। अच्छा ये ME क्या है? ये मरी टाइम इक्वेटोरियल है। मरी टाइम इक्वेटोरियल को आप अलग कैटेगरी में ना भी डालोगे तो भी चलेगा। इसे अलग कैटेगरी में क्यों डाला गया है? क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल एयर की वजह से या फिर जो डेंस फॉरेस्ट और जो क्लाउड कवर होता है उसकी वजह से इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम माना जाता है। जब हम ओशन में टेम्परेचर पढ़ेंगे तब ये चीज़ आप देखोगे कि इक्वेटर में जो यहाँ पे टेम्परेचर है और जो सैलिनिटी है वो ट्रॉपिकल के बाकी एरिया की बजाय
कम होती है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये आपको वैसे भी याद रह जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी एयर मासेस की। इन्हीं एयर मासेस के बेसिस पे हम फ्रंट्स पढ़ेंगे। ओके, यही एयर मासेस जब आपस में मिलते हैं तो उनके जो मिलने वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं फ्रंट। ये यहाँ पे स्टैटिक तो रहेंगे नहीं, और डेफिनेटली सी बात है कि जैसे ही प्लेनेटरी विंड या फिर जो एयर मूव करती है, विंड मूव करती है, उसके साथ ही एयर मासेस भी ऊपर से नीचे विंड के साथ में ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्ली, वेस्ट ईस्टर्ली मूव करेंगे। तो ये तो डेफिनेटली मूव करना है। अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टी भी दे के रखी है। देखो, आर्कटिक या अंटार्कटिक की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? वेरी वेरी कोल्ड एंड वेरी वेरी ड्राई एंड वेरी वेरी स्टेबल। स्टेबल क्यों है? क्योंकि कोल्ड है, क्योंकि ड्राई है और क्योंकि डेंस है। तो ऊपर उठ के कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो कोल्ड, ड्राई एंड डेंस है। कॉन्टिनेंटल पोलर क्या होगा? वेरी वेरी कोल्ड एंड ड्राई, और जो चीज़ कोल्ड एंड ड्राई है वो स्टेबल होगी। मरीटाइम पोलर क्या होगा? कोल्ड है लेकिन रिलेटिवली थोड़ा सा मॉइस्ट होगा। देखो, जहाँ पानी है वहाँ कंपैरेटिवली मॉइस्चर तो रहेगा ही। फिर हम उसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ज़्यादा गर्म पानी में ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और ठंडे पानी में कम मॉइस्चर रहता है। तो ये इसी वजह से रिलेटिवली अनस्टेबल, मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। और मिलता कहाँ पे हमें? 50 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के अंदर मिलता है हमें। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल पूरा गर्म होगा, हॉट एंड वेरी ड्राई। वेरी ड्राई क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंट के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल लिखा है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि हॉट है, लो प्रेशर एरिया बनाएगा और एयर को ऊपर भेजेगा, कन्वेक्शन होगा, तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। देखो, जब भी एयर का ऐसा मूवमेंट होता है ना, ऊपर की तरफ अपलिफ्टेड मूवमेंट, तो हमेशा वो अनस्टेबल रहता है। मरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म तो है ही, टेम्परेचर तो हाई है ही, कहाँ पे मॉइस्ट भी रहेगा, तो वेरिएबल स्टेबिलिटी है इसके अंदर। वेरिएबल स्टेबिलिटी का मतलब है कि हर जगह सेम सी नहीं है। इक्वेटोरियल एरिया क्या होगा? वार्म, वेरी मॉइस्ट एंड अनस्टेबल होगा। हर दिन बारिश होती है यहाँ पे। तो ये हमारी 5 कैटेगरीज हो गई हैं। इक्वेटोरियल वाली एक अलग से कैटेगरी है, आप इसे बुक में साइड में लिख के नोट कर लो, ME करके, और डायग्राम में भी अपना यहाँ पे नोट कर लो, सो दैट आप जब रिवाइज करो तो आप इसी बुक के अंदर इसका एडिशन कर लो। ऑलराइट, सो कॉन्टिनेंटल पोलर मास जो है ये कहाँ पे मिलता है हमें? हमारा जो पोलर वाला एरिया, जैसे आर्कटिक हो गया, नदर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अंटार्कटिका वाला एरिया, यहाँ पे मिलता है ये एयर मासेस। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है तो कोल्ड रहते हैं, क्योंकि मॉइस्चर नहीं आता, ऊपर इवोपरेशन नहीं होता, सोलर इंसोलेशन नहीं है, तो ड्राई रहता है, और इनकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल रहता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही यहाँ पे जो विंटर है वो फ्रिजिड होता है, क्लियर एंड स्टेबल। क्लियर एंड स्टेबल तो होगा ही ना, क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। समर के अंदर विंटर वेदर थोड़ा सा लेस स्टेबल हो जाता है, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक विंड प्रेवलेंट हो जाती है। वो थोड़ा सा जो 6 मंथ्स हम बोलते हैं कि सोलर इंसोलेशन बहुत ही लो स्लेंटेड रेज पे हो रहा है, तो उसकी वजह से लैंड मास हल्का सा गर्म होता है और हल्की सी कम स्नो होती है, तो इसकी वजह से हल्का सा वेदर अनस्टेबल रहता है। उसके बाद है मरीटाइम पोलर एयर मासेस। मरीटाइम पोलर एयर मासेस हमें कहाँ मिलता है? 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड पे हमें मिलता है। टेम्परेचर इनका क्या रहेगा? कूल रहेगा, मॉइस्ट एंड अनस्टेबल। ये रीज़न, ये किसी एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, ये मूव होते रहते हैं। मोस्टली ये एयर के साथ नदर्न वर्ड विच मीन्स इक्वेटर की साइड में मूव होते हैं। सो ये एक्चुअली ये कॉन्टिनेंटल पोलर मासेस ही होते हैं। ये कॉन्टिनेंटल पोलर मासेस जब नीचे ओशन की तरफ मूव करता है ईस्टर्ली के इफेक्ट के अंदर, तब ये ओशन पे आ जाता है, और ओशन पे आके फिर ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे अपना लेता है कि थोड़ा सा हीटअप होके मॉइस्चर इसमें अटेन कर लेता है। जब जनरल एयर सर्कुलेशन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था हेडलेस सेल, पोलर सेल। तो पोलर सेल में जो ईस्टर्ली थी वो क्या होती है? नीचे की तरफ मूव हो रही है, तो ईस्टर्ली जो है वो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास को नॉर्थवर्ड शिफ्ट करती है, साउथवर्ड शिफ्ट करती है, साउथवर्ड नीचे की तरफ साउथवर्ड शिफ्ट करती है। तो फिर वही यहाँ पे पोलर एयर मासेस बनाते हैं इसके मरीटाइम, वही फिर ओशन पे आ जाता है नीचे वाला, अपर लाइक नदर्न पैसिफिक, नदर्न अटलांटिक वाले पे, एंड देन इट बिकम्स द मरीटाइम पोलर एयर मास। इसमें जो विंटर होते हैं उसमें काफ़ी हाई ह्यूमिडिटी होती है, ओवरकास्ट स्काई, काफ़ी अच्छे खासे बादल रहते हैं, इसकी वजह से फॉग एंड प्रेसिपिटेशन भी रहता है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, ओके, कॉन्टिनेंट में है, ट्रॉपिकल है, तो इनका सोर्स रीजन क्या होगा? सहारा, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये काफ़ी ड्राई, हॉट एंड स्टेबल होते हैं।
और ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं मूव करते हैं और ये थ्रू आउट द ईयर ड्राई रहते हैं। डेफिनेट सी बात है। मरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस, ये मरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस कहाँ मिलेंगे हमें? जो ट्रॉपिकल का ओशन एरिया है विच इज़ मैक्सिकन गल्फ, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन पे। ये एयर मासेस काफ़ी वार्म रहते हैं क्योंकि गर्म है, ह्यूमिड तो रहेगा ही इवोपरेशन की वजह से, और इसकी वजह से ये अनस्टेबल भी रहता है। तो ये हो गए हमारे मासेस। एयर मासेस का वेदर पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है? दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी मेंस। मेंस में ये सीधा क्वेश्चन आई थिंक एक बार पूछा भी जा चुका है, वापस इस क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है, तो एक बार इसे देखो। तो किसी भी एयर मास का जो प्रॉपर्टी है वो उसके वेदर को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट में इन्फ्लुएंस करता है। एयर मास को हम ऐसा तो मानते नहीं है कि भाई कुछ 500 मीटर तक होगा। एयर मास मतलब एक काफ़ी बड़ा एयर पार्सल है, तो वो टेम्परेचर के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को वेरी करता है, और मॉइस्चर कंटेंट को तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अगर वो ड्राई एरिया से आएगा तो ड्राई मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, और अगर वार्म एंड वेट से आता है तो वो मॉइस्चर वाला एरिया होता है। एयर मासेस जो होते हैं वो दे कैरी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर फ्रॉम ओशन टू कॉन्टिनेंट, और उसी की वजह से जो लैंड मास पे प्रेसिपिटेशन है वो होता है। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला तो एग्जांपल नहीं दे सकते, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला जो है दैट इज़ एन एग्जांपल। इसके अलावा भी आप सोचो कि जब मरी टाइम वाला, वो ऐसा तो नहीं है ना कि एयर मासेस एक जगह बन गए तो वो वैसे ही रहेंगे, नहीं, दे कीप ऑन मूविंग विद द विंड। तो विंड के साथ मूव करते हुए जब मरी टाइम वाले कॉन्टिनेंटल पे आएंगे और अपने साथ जब मॉइस्चर लाएंगे तो डेफिनेटली वो लैंड मास पे बारिश करेंगे। इसके साथ ही ये लेटेंट हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दस रिमूविंग द लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, अर्थ के हीट बैलेंस को मेंटेन करने में काम करते हैं। एंड ऑल्सो जो माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं, ये जो खुद वर्ड अपने आप में एक क्वेश्चन है, माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेज। आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेज, तो आप इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे? ऐसे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस जो एयर के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होने की वजह से होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल्स आता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड साइक्लोन्स। उसके अलावा आप एग्जांपल दोगे उसमें, आई होप यू आर नोटिंग इट ऑल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, इसमें क्या एग्जांपल होगा? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, स्ट्रॉम्स, थंडर स्ट्रॉम्स, लू, जो हमारी विंटर डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो। इसके अलावा हमारा हो जाएगा डस्ट स्ट्रॉम इज़ ऑल्सो इन माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये सारे एग्जांपल्स इसमें पुट कर देना जब भी आपको माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में पूछा जाए। तो क्यों होता है? क्योंकि जब कॉन्टेक्ट जोन होता है, जो दो एयर मासेस जब आपस में मिलते हैं तो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से, एंड दैट इज़ वाई इनका वेदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये बात हो गई हमारी एयर मासेस की। एयर मासेस का एग्ज़ाम में इतना लिख के आ जाओगे, एकदम सही, जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा। इसके साथ ही हमने ये भी देख लिया कि माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। देखो ये मतलब अपनी बुक में ना यहाँ पे प्लीज़ नोट कर लो कि माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कहीं पे ये वर्ड ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ मिलती नहीं है, और यूपीएससी कभी कभी क्या है कि ऐसे ट्रिकी टर्मिनोलॉजीज़ लेके आती है। सो हम लोग क्या एग्ज़ाम में फिर सोचने बैठ जाओगे क्या है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए अभी लिख लो इसको। ओके, लेट्स कम टू दी फ्रंट्स। फ्रंट्स क्या होते हैं? फ्रंट्स की सिंपल डेफिनेशन होती है, जब दो डिफरेंट एयर मासेस आपस में मिलते हैं तो उनका जो बाउंड्री जोन होता है उसे बोलते हैं फ्रंट। जब दो एयर मासेस आपस में मिलेंगे, उनका मिलने का जो बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट। और उनके जो ये जो पूरी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट है कि फ्रंट कैसे बना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। ओके, 4 टाइप के फ्रंट हम मानते हैं। कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट। कोल्ड का मतलब क्या हुआ कि जो कोल्ड एयर मास की तरफ से है। वार्म मतलब जो वार्म एयर मास की तरफ से है। स्टेशनरी फ्रंट, ऑक्यूलेंट फ्रंट, इनको हम आराम से देखेंगे। स्टेशनरी फ्रंट का नाम से पता चल रहा है कि जो फ्रंट स्टेशनरी है, स्टेशनड है, मतलब अभी आगे पीछे मूव नहीं हो रहा है, स्टेशनड है, उसे बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। तो एक बार मेरे को यहाँ पे बताओ कि इनमें से कौन सा कोल्ड फ्रंट होगा और कौन सा वार्म फ्रंट होगा। ओके, टेल मी। मरी टाइम ट्रॉपिकल क्या होगा? वार्म फ्रंट। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल क्या होगा? वार्म फ्रंट। मरी टाइम पोलर क्या होगा? कोल्ड फ्रंट। कॉन्टिनेंटल पोलर क्या होगा? कोल्ड फ्रंट। कॉन्टिनेंटल आर्कटिक क्या होगा? कोल्ड फ्रंट। ठीक है,
तो ये बस इतना ध्यान रखो, आगे अभी देखते हैं। तो कोल्ड फ्रंट क्या हो गया कि जब जो व्हेन दी कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड्स दी वार्म एयर मासेस, तो उनके कॉन्टेक्ट जोन को बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। और जब वार्म एयर कोल्ड की तरफ मूव करती है तो उसके कॉन्टेक्ट को बोलते हैं वार्म फ्रंट। इधर इस डायग्राम में देखो, जब वार्म एयर कोल्ड की तरफ मूव कर रही है तो वार्म के साइड वाला ये एरिया कहला जाता है वार्म। जब कोल्ड मूव कर रही है वार्म की तरफ तो उस फ्रंट को हम बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। ठीक है, ओके। तो 2 हो गए, अभी 3 हो गए। वार्म फ्रंट हो गया, कोल्ड फ्रंट हो गया, ऑक्यूलेंट फ्रंट पढ़ते हैं। ऑक्यूलेंट फ्रंट पढ़ने से पहले हम स्लाइड पे आएंगे। सबसे पहले पढ़ो स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है। नहीं, पहले मैं आपको कोल्ड फ्रंट बता दूँ, ये थोड़ी मैंने स्लाइड आगे पीछे कर दी है। फर्स्ट हैव अ लुक एट दी कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, जब कोई कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को आगे खिसकाती है, ये देखो ये इसके साथ आगे खिसक रहा है, तो दिस इज नॉन एज कोल्ड फ्रंट। ओके, तो ये फ्रंट कब बनते हैं, जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को रिप्लेस करती है और वार्म एयर मास रिट्रीट करेगी। एरिया तो सेम ही है, तो इसमें क्या होगा कि कोल्ड वाला जो एरिया है ये देखो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और जो वार्म वाला एरिया है ये कम होता जा रहा है। सो दिस इज व्हाट द कोल्ड फ्रंट डज। ये कोल्ड एयर मास को आगे बढ़ाता है, वार्म एयर मास को रिट्रीट करता जाता है। ओके, सो और कोल्ड एयर मास जो है इट्स डेफिनेटली क्लियर विनर, क्योंकि वो वार्म को क्या आगे पीछे पीछे पुश करता जा रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द टू, इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट काफ़ी क्विकली मूव करते हैं वार्म फ्रंट से। आपको ऐसा लगता होगा कि वार्म फ्रंट तो मतलब जल्दी मूव करना चाहिए, बट नो, इट हैपन्स ऑपोजिट। कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट से 2 गुना ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। अगर वार्म फ्रंट 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है तो कोल्ड फ्रंट 1 किलोमीटर में 4 घंटे तक आगे बढ़ जाता है। तो दोनों में इतना डिफरेंस है। इसमें जो फ्रंटोलिसिस होता है, इट बिगिंस व्हेन दी वार्म एयर मास इज कम्प्लीटली अपलिफ्टेड। ओके, इसको ऐसे समझो कि कोल्ड है, जो एयर कोल्ड है वो डेंस होगी, विच मीन्स कि वो ऊपर नहीं उठेगी, वो ज़मीन के पास में रहेगी। जो एयर हॉट या वार्म है वो क्या होगी, गर्म होगी, एक्सपेंड होगी और वो हमेशा ऊपर उठने को ईगर रहेगी। सो क्या होता है कि जब कोल्ड एयर मास आगे की तरफ बढ़ता है तो ये वार्म एयर मास को कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है। नाउ क्योंकि कोल्ड एयर मास का जो स्पीड है ये 2x है, अगर ये x है तो ये 2x है, तो इससे क्या हो गया कि क्योंकि कोल्ड है ये तो सरफेस के पास ही रहेगा, तो ये सरफेस के नीचे नीचे ऐसे खिसकता जाता है और ये कोल्ड एयर मास को ऊपर उठाता जाता है। समझ रहे हो आप, कोल्ड एयर मास इसमें ऐसे रिप्लेस होता जाएगा और वार्म एयर मास इस तरीके से ऊपर उठता जाएगा। तो ये होता है कोल्ड फ्रंट। यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बना, तो कोल्ड एयर मास पूरी सरफेस की जगह ले लेता है और इसके ऊपर जो है वार्म एयर मास अपना एरिया बना लेता है। मतलब ये मान लो कि ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई वार्म एयर मास ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, कोल्ड एयर मास उसको धक्का दे रहा है, तो वार्म एयर मास ने बोला कि चल भाई ठीक है, ले ले तू पूरी जगह ले ले, मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसे सिंपल एग्जांपल में बता रही हूँ, बट दिस इज़ हाउ दिस प्रोसेस हैपेंस। सो इसके पास वेदर कैसा होता है नाउ, क्योंकि जैसे ही ये कोल्ड एयर फ्रंट ये इसको वार्म को पुश करता है तो यहाँ पे वार्म एयर ऊपर उठती है। जब ऊपर उठेगी तो डेफिनेटली सी बात है कि वो ठंडी होगी, वार्म एयर कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे काफ़ी क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन रहता है। सीवियर स्टॉर्म्स आते हैं क्योंकि जो काफ़ी सारा वार्म एयर होता है और वो बहुत क्यूमुलोनिम्बस के क्लाउड्स बनाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स भी काफ़ी कॉमन है, टॉर्नेडोज़ भी आते हैं। तो टॉर्नेडोज़ एंड थंडर स्टॉर्म्स को हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और एकदम सडन चेंजेस इन वेदर हो जाता है और जो टेम्परेचर है वो इट ड्रॉप्स मोर देन 15 डिग्री। क्यों ड्रॉप हो जाता है, टेम्परेचर क्यों ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सी सरफेस को अभी कोल्ड एयर मास ने कवर कर लिया है। तो जब कोल्ड एयर मास टेम्परेचर को कवर अप कर लेगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना, तो बस दैट इज़ द रीज़न। तो क्लाउड फॉर्मेशन अलोंग दी कोल्ड फ्रंट कैसे होता है, देखो कोल्ड एयर क्या कर रही है, आगे खिसक रही है, तो क्या होगा कि जो एयर मास है वार्म वाला वो बोलेगा कि भाई ठीक है मैं गिव अप करता हूँ, मुझे तो वैसे भी ऊपर उठना है, मैं चला जाता हूँ ऊपर। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसमें क्लाउड फॉर्मेशन होती जाएगी, तो ये क्यूमुलोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, एल्टोस्ट्रेटस और सीरियस क्लाउड फ्रंट टाइप के क्लाउड्स को फॉर्म करता जाएगा। तो ये हो गई। तो ये क्या होता है कि विंड एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि
कोल्ड एयर मास तो 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये हमारे वार्म वाले तो 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। मैं एग्जांपल में बता रही हूँ आपको, ओके। तो क्या होता है कि फिर इसमें वार्म को भी ये पुश करता है, तो उसकी वजह से इसमें भी विंड एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा ये क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। तो एक्चुअली जो डार्क निम्बस और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, आपको मैंने ये क्लाउड वाले में बताया था कि कितना ये हेवी प्रेसिपिटेशन करते हैं। सीरियस तो बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड का हो गया, ऊपर चला गया। अल्टो स्ट्रेटस इतना बारिश नहीं करता है। बारिश कौन करता है? निम्बो स्ट्रेटस एंड क्यूमुलो निम्बस वाले क्लाउड हैं, वो बहुत ही बारिश करते हैं। और क्योंकि कोल्ड एयर मास वार्म को एकदम पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे वेदर काफ़ी वायलेंट होता है क्योंकि सडन मूवमेंट हो रहा है। तो सडन मूवमेंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर रहता है यहाँ पे। तो ये हो गई कोल्ड एयर मास की। वार्म फ्रंट की बात करो तो जैसे कोल्ड वार्म को आगे बढ़ा रहा था, वैसे ऐसा वार्म अचानक से गिव अप नहीं करता है, वो भी फाइट करता है। तो वो भी क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि वार्म को रोकने की कोशिश करे, नहीं रुकेगा तो ज़्यादा फाइट नहीं करके ऊपर उठ जाएगा। तो जो स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस होता है, जहाँ पे जो वार्म एयर मास है, इट टेक्स, जहाँ पे कोल्ड एयर मास जो है वो वार्म एयर मास की जगह ले लेता है। यहाँ पे देखो ये वाली, तो इसमें जो वार्म के साइड वाला फ्रंट है जो ऊपर की तरफ उठता है, उसे बोलते हैं वार्म फ्रंट, क्योंकि ये एयर मास इज़ टू वीक टू बीट दी कोल्ड एयर मास। तो ये तो एक्चुअली क्या है कि आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिखा है ताकि आप ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में याद रख सको, भूलो ना इसे। फ्रंटोलिसिस जो होता है, फ्रंट डिसिपेशन, इसमें क्या होता है कि जब वार्म एयर मास जो गर्म हवा का एयर मास है, वो ठंडी एयर मास को ज़मीन पे जगह देना स्टार्ट कर देता है। विच मीन्स कि कोल्ड एयर मास बोल रहा है कि मुझे आने दे, इधर मैं रहूँगा। तो वार्म एयर मास थोड़ी देर तो बोलता है कि भाई रुक जा, पर नहीं रुकता है। तो क्या बोलता है कि चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो इधर रह ले। तो ये पूरा फिर कोल्ड एयर मास क्या होता है कि वो बात है, हाथ पकड़ाओ तो उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं वाली बात करता है ये। सो क्या होता है कि कोल्ड एयर मास पूरा इस वार्म एयर को ऊपर उठा देगा, पूरा का पूरा इसको ऊपर उठा देगा। ये इतना ये स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये तो बात हो गई। अब इसमें वेदर कैसा होगा? नाउ डेफिनेटली सी बात है कि जब वार्म एयर ऊपर उठेगी तो वेदर कैसा होगा? क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि वार्म एयर काफ़ी स्लो चलती है, वार्म एयर मास काफ़ी स्लो चलता है, तो इसमें जो टेम्परेचर और जो विंड डायरेक्शन का चेंज है वो काफ़ी ग्रेजुअल होता है। कोल्ड एयर मास को जल्दी है, वो फटाफट से करती है, तो वहाँ पे बहुत ही वायलेंट का टेम्परेचर एंड वायलेंट वेदर रहता है। लेकिन वार्म एयर मास क्योंकि इससे बहुत कम स्पीड से चलती है, तो वहाँ पे ग्रेजुअल चेंज होता है। और जब ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं तो सडन वायलेंट वेदर चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बारिश होती है, जेंटल बारिश होती है, काफ़ी घंटों तक बारिश होती है। और क्योंकि जब वार्म एयर ऊपर उठ जाएगी तो टेम्परेचर भी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर ओनली। जो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे ही हम हाइट के ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है एयर मास का। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जैसे हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज्ड है, नीचे टेम्परेचर डिक्रीज्ड है, ऊपर क्या वार्म एयर मास की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज्ड है। सो इस पूरी प्रोसेस को टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रोसेस भी बोलते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन से टेम्परेचर का अपोजिट हो जाना। नॉर्मली एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर फॉल होता है, लेकिन यहाँ पे एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रोसेस। तो यहाँ पे क्लाउड्स कैसे बनेंगे? सिमिलरली सेम ही बात है ये। देखो ये वाली एरिया कोल्ड फ्रंट कहलाएगा और ये वाला एरिया वार्म फ्रंट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे दो सेपरेट नहीं है, बस इट्स लाइक सेम थिंग। आप कहाँ से देख रहे हो, कौन सी तरफ से देख रहे हो, उस तरफ से उसको नाम देते हो। अगर आप वार्म की साइड से खड़े होकर देख रहे हो तो आप इस फ्रंट को वार्म फ्रंट बोलोगे। अगर आप कोल्ड एयर मास की तरफ से खड़े होकर देख रहे हो तो आप इसे कोल्ड एयर मास बोलोगे, ठीक है। तो अब आता है हमारा स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है? ओके, स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है? स्टेशन का मतलब कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब सरफेस पोजीशन एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाती है कि दोनों फ्रंट आपस में रुक गए हैं, कोई भी एयर मास एक दूसरे को धक्का नहीं दे रही है, तो स्टेशनरी फ्रंट बनता है। स्टेशनरी फ्रंट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बनता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वार्म और कोल्ड दोनों एयर मासेस बिल्कुल स्टेशनड हो जाते हैं, मूव नहीं करते हैं।
सो दोनों की साइड में फिर क्या होता है कि जो विंड मोशन है वो बिल्कुल पैरेलल टू फ्रंट चलती है, फ्रंट के बिल्कुल पैरेलल में चलती है। नाउ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस दे स्टॉप मूविंग, इसीलिए उसे बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट है। तो इसमें वेदर कैसा रहेगा नाउ, क्योंकि ये स्टेशन है तो जो भी एयर ऊपर उठा है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन तो होगा। प्रिसिपिटेशन तो यहाँ पे सारे फ्रंट्स में होता है। नाउ साइक्लोन्स माइग्रेट अलोंग स्टेशनरी फ्रंट, दे कैन डंप हेवी अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड रिजल्टिंग इन द फ्रंट कंडीशंस। अगर इसी स्टेशनरी फ्रंट को आगे बढ़ाते हुए या फिर यहाँ पे अगर साइक्लोन्स जनरेट होते हैं तो ये बहुत डेंजरस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो कंटिन्यूसली एयर मास मॉइस्चर की सप्लाई करता जा रहा है इसे। जब इसे कंटिन्यूसली मॉइस्चर एयर की सप्लाई होगी तो ये तो क्लाउड फॉर्म करता ही रहेगा और तेज़ी से प्रिसिपिटेशन एंड बारिश होती रहेगी, तो फ्लडी सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेशनरी फ्रंट। नाउ लेट्स कम टू दी ऑकलैंड फ्रंट। ऑकलैंड फ्रंट सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रंट है, यहीं से हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कैसे बनेगा वो स्टार्ट होता है। ओके, सो पहले देखते हैं बुक में क्या दिया है। ऑकलैंड फ्रंट क्या होता है, इफ़ एन एयर मास इज़ फुली लिफ्टेड अबाउ द लैंड सरफेस, तो उसे बोलते हैं ऑकलैंड। तो अब क्या हुआ है कि कोल्ड एयर मास को आ गया गुस्सा, उसने बोला है कि तू जगह छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। तो वार्म एयर मास ने बोला कि भाई एक काम कर, तू रख ले पूरी जगह, मेरे को ऊपर उठने दे, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तू रहे यहाँ पे। तो जब कोल्ड एयर पूरा का पूरा नीचे वाला एरिया ओवरटेक कर लेता है और वार्म एयर अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर आ जाती है कोल्ड एयर मास के, तो उसे बोलते हैं ऑकलैंड फ्रंट। ऑकलैंड फ्रंट में क्या होता है कि इन विच द कोल्ड फ्रंट ऑफ ए रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम इट कैचेस द वार्म फ्रंट। तो वार्म एयर दोनों के बीच में ऐसे, लेट मी एक्सप्लेन हियर, कहाँ गया, वी हैव अ डायग्राम, वेट अ सेकेंड। ओके, सो कोल्ड, क्योंकि देखो हवा सीधी सीधी तो मूव करने से नहीं, कोरोलियस फोर्स है हमारा, तो कोरोलियस फोर्स की वजह से हवा जो है वो स्पाइरल के अंदर आती है। इस डायग्राम को ध्यान से देखना, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो क्योंकि हवा स्पाइरल से होके आती है, ये देखो स्पाइरल से होके आ रही है, तो कोल्ड एयर मास क्या बोल रहा है कि अभी भाई मेरे को आने दो पूरी जगह पे, मुझे चाहिए पूरी की पूरी सरफेस, और मेरे को धक्का दो धक्का दो धक्का दो। तो वो क्या, क्योंकि ये सीधी तो आ नहीं सकती है, ये स्पाइरल में आ रही है, तो ये क्या करती है कि वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, और ये कोल्ड, तो ये वार्म एयर मास इन दो कोल्ड एयर पार्सल्स के बीच में फंस गया है। तो ये जो कंप्रेस्ड, ये जो वार्म एयर बिटवीन टू कोल्ड मासेज हैं, इस पूरे फ्रंट को बोलते हैं ऑकलैंड फ्रंट। और अभी हमारा साइक्लोन बनने का कंडीशन ऑलमोस्ट हो चुका है। सो ऑकलैंड फ्रंट किसे बोलेंगे, जब वार्म एयर दो कोल्ड एयर फ्रंट्स के बीच में फंस जाती है। और क्यों फंस जाती है, कोरोलियस फोर्स की वजह से वो सीधा मूव नहीं करती है, वो स्पाइरल होके मूव करती है, राइट। नदर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड में मूव होती है, तो उसकी वजह से ऐसा स्पाइरल टाइप का सिचुएशन दिखाई देता है, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो जब ऐसा फॉर्म बनता है, जब ऐसा फ्रंट बनता है, तो कोल्ड एयर मास बिल्कुल वार्म एयर मास की जगह ओवरटेक कर लेता है और पूरा नीचे जो सी सरफेस है उस पर कोल्ड एयर मास जम जाता है। तो फ्रंटोलिसिस की प्रोसेस बिगिन होती है जब वार्म एयर मास डिमिनिश हो जाता है और कोल्ड एयर मास पूरे ग्राउंड पे ओवरटेक कर लेता है। जब कोल्ड एयर मास पूरे ग्राउंड पे ओवरटेक कर लेगा, देखो ये ऐसे था, ये ऐसे आ रहा था कोल्ड एयर मास, इसने बोला कि मुझे जगह दे जगह दे। तो यहाँ पे जो वार्म एयर मास था, तो कोल्ड एयर मास और भी पुश करता रहा पुश करता रहा पुश करता रहा, तो ये पूरा यहाँ पे इसने जगह ले ली और वार्म एयर मास को ऊपर इसने अपलिफ्ट कर दिया। ये डायग्राम से मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ, बट आप ऐसे समझो कि कोल्ड ये जगह थी, मानो कि ये पूरा एरिया था, यहाँ पे कोल्ड एयर मास ने बोला कि मुझे आने दे आने दे आने दे। तो ये क्या होता है कि ये पूरा ऐसे घूम के जाएगा क्योंकि कोरोलियस फोर्स की वजह से, राइट। तो यहाँ पे जो वार्म एयर मास फंस गया था, फाइनली ये पूरा कोल्ड एयर मास इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो क्योंकि कोल्ड है, वो डेंस से ऊपर नहीं उठ सकता, ऊपर कौन उठ सकता है, वार्म एयर ऊपर उठ सकती है। तो जब ये पूरे एरिया वार्म एयर मास के एरिया को भी कवर कर लेगा, तो वार्म एयर मास ऊपर पूरी की पूरी अपलिफ्ट हो जाएगी। तो अभी क्या हुआ, हमारा नीचे कोल्ड एयर मास है और ऊपर हमारा वार्म एयर मास है, ठीक है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको। तो ये होता है हमारा ऑकलैंड फ्रंट। ऑकलैंड फ्रंट में क्या होता है, लॉन्ग एंड बैकवर्ड स्विंगिंग ऑकलैंड फ्रंट तब फॉर्म होता है जब वार्म एयर फ्रंट और कोल्ड एयर फ्रंट का ऑक्लूजन होता है। इसमें वार्म एयर मास इज ट्रैप्ड बिटवीन टू कोल्ड एयर मास एंड इट इज़ फोर्स टू अपलिफ्ट। बताया मैंने आपको कि किस तरीके से
ये वार्म एयर जो है ये दो कोल्ड एयर मासेस के बीच में फंस गई है, और क्योंकि कोल्ड एयर तो मूव करेगी तो करती करती इस एयर मास को पूरा ऊपर उठा देती है। तो ये पूरा एयर मास को ऊपर उठाना इज़ ऑकलैंड फ्रंट। वेदर कैसा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स वेदर होता है नाउ, क्योंकि नीचे कोल्ड एयर मास है और ऊपर वार्म एयर मास है। तो ऐसा वेदर जनरली हमें मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, या जिसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं, इनमें ऑकलैंड फ्रंट इन्वॉल्व। स्टेशनरी फ्रंट तक सिचुएशन ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट तक साइक्लोन नहीं बनेगा। अगर स्टेशनरी फ्रंट टूट गया और दोनों एयर मासेस सेपरेट हो गए तो साइक्लोन नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो स्टेशनरी फ्रंट आगे मूव हुआ और कोल्ड एयर मास ने पूरा नीचे का एरिया ओवरटेक करके वार्म एयर मास को पूरा का पूरा ऊपर भेज दिया, तब आपका साइक्लोन बन चुका है। नाउ योर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो ये देखो इस तरीके से मूव करता है, वार्म और कोल्ड एयर मासेस आपस में चल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को पुश करते हैं। तो ये वाला फ्रंट क्या होगा, कोल्ड फ्रंट, ओके। और वार्म एयर मास की तरफ ये वाला फ्रंट क्या होगा, वार्म फ्रंट। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को पुश करते हैं। नाउ क्योंकि कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की 2 गुना स्पीड से मूव करता है, तो आप देखो कि ये फटाफट से मूव कर रहा है। सो ये इसी फटाफट मूवमेंट के अंदर वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करता है, क्योंकि क्वांटिटी तो दोनों की है ना। अभी जब आप किसी को दबा दोगे, जैसे आप एक बलून है पूरा फुला हुआ, आप उसे दबाओगे तो क्या वर्टिकली अपलिफ्ट होगा ना। तो सिमिलरली वार्म एयर मास वर्टिकली अपलिफ्ट हो रही है। एंड फाइनली जब कोल्ड एयर मास पूरा का पूरा ओवरटेक कर लेगी तो वार्म एयर मास कोल्ड के ऊपर रेस्ट करेगी। तो स्टेशनरी फ्रंट में कैसा वेदर रहता है, टाइट, दोनों सिचुएशन बराबर है, दोनों फ्रंट एकदम बराबर रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी रहो मैं भी रहता हूँ। कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, क्योंकि कोल्ड फ्रंट ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है और वो डेंस है, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, वो समुद्र की सरफेस के पास ही रहेगी। तो वो वार्म फ्रंट को पीछे की तरफ धकेलती जाती है, पीछे एंड ऊपर। वार्म फ्रंट क्या करता है, वार्म फ्रंट करता है फाइट, करूँगा मैं फाइट, लेकिन वो इतना वीक, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। तो कोल्ड एयर मास हमेशा विनर रहता है। ऑकलैंड फ्रंट में क्या रहता है, दोनों फ्रंट रहते हैं। तो इसमें पूरा नीचे तो कोल्ड फ्रंट हो जाएगा और ऊपर वार्म फ्रंट हो जाता है। तो इसमें भी कोल्ड एयर मास की विनिंग सिचुएशंस होती हैं। तो कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑकलैंड फ्रंट, ये तीनों के तीनों टेम्परेचर इन्वर्जन के एग्जाम्पल्स हैं। इसको ध्यान रखना, एक तो माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस और एक टेम्परेचर इन्वर्जन, दोनों वर्ड अपनी किताब में लिख लो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। नाउ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ऐसे जो ट्रॉपिकल में नहीं आते हैं, ट्रॉपिकल के ऊपर वाले एरिया में आते हैं, जो मिड लैटिट्यूड में आते हैं, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। मिड एंड हाई लैटिट्यूड में जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, उन्हें टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं, उन्हें मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी बोलते हैं। ये तीनों इन्हीं को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब जो फ्रंट होता है वो अब्रप्ट चेंजेस लेके आता है ओवर द, अभी हमने पढ़ा था कि कैसे कोल्ड फ्रंट के पास बिल्कुल अब्रप्ट चेंजेस होते हैं। सो ये अब्रप्ट चेंजेस इन द वेदर होते हैं, यही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की निशानी होती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा पोलर फ्रंट के पास बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि पोलर फ्रंट क्या है, कोल्ड एयर मास है। तो कोल्ड एयर मास के पास, कोल्ड एयर मास ही तो वार्म एयर मास को पुश करेगा। तो हमेशा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पोलर फ्रंट के आसपास बनते हैं। इसमें इनिशियली फ्रंट स्टेशनरी रहता है, हमने पढ़ा है स्टेशनरी फ्रंट क्या रहता है। तो नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो वार्म एयर है वो इक्वेटर से आएगी, तो इट इज़ ब्लोइंग फ्रॉम सदर्न साइड, और कोल्ड एयर जो है वो नदर्न से आती है, विच मीन्स फ्रॉम दी पोल्स। ये आपको, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि सदर्न एंड नदर्न साइड से क्या आ रही है। नदर्न साइड से आ रही है का मतलब है कि ऊपर से पोल से आ रही है, सदर्न साइड से आ रही है का मतलब है कि इक्वेटर से आ रही है। तो जो एयर इक्वेटर से आती है वो गर्म होती है, और जो एयर पोल से आ रही है वो ठंडी होती है। तो जैसे ही दोनों फ्रंट आपस में मिलते हैं तो प्रेशर वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा वहाँ पे कब हो जाएगा, जब वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी। और वार्म एयर है का मतलब क्या है कि लो प्रेशर का एरिया है, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। वेरेज जो कोल्ड एयर मास है वो साउथवर्ड, नीचे इक्वेटर की साइड में मूव करता है, तो इट सेट्स अ मोशन इन दी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ टेल मी, क्यों एंटी साइक्लोनिक, कोल्ड एयर मास है, ऑलराइट।
कोल्ड एयर मास है विच मीन्स कोल्ड एंड डेंस एयर है, विच मीन्स हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, हाई प्रेशर क्या क्रिएट करता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर साइक्लोन कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, एग्जैक्टली। सो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इट लीड्स टू दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यही जो कोल्ड और एयर मास आपस में एक दूसरे को धक्का देते हुए कोल्ड एयर मास पूरी सी सरफेस पे अपना अधिकार जमा लेगा और वार्म एयर मास को ऊपर भेज देता है। सो दैट इज दिस फाइट इट डेवलप्स दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। डायग्राम के साथ हमने देख लिया था। सो जो ये पॉकेट ऑफ वार्म एयर और वार्म सेक्टर होता है, ये दो कोल्ड फ्रंट के बीच में दब जाता है, जिसे हमने क्या बोला था, ऑकलैंड फ्रंट, राइट। तो ये जो वार्म एयर है वो धीरे धीरे फिर पूरा वो कोल्ड एयर मास के ऊपर चली जाएगी और यही प्रेसिपिटेशन कॉज करती है। सो जो कोल्ड फ्रंट है इट अप्रोचेस द एयर मास फ्रॉम द बिहाइंड और उसको पूरा पुश करके अप कर देती है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब वार्म एयर मास पूरा का पूरा अपलिफ्ट हो जाएगा तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। तो यही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है ये साइक्लोन को लेके आते हैं। सो अभी क्या होता है, देखो ये तो साइक्लोन बन गया है। एज ए रिजल्ट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप होते हैं अलोंग दी कोल्ड फ्रंट। ये पढ़ लिया हमने। कोल्ड फ्रंट जो है वो वार्म फ्रंट के बजाय बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है एंड इट ओवरटेक्स दी वार्म फ्रंट। उसके बाद वार्म फ्रंट जब कम्प्लीटली अपलिफ्ट हो जाता है और जो फ्रंट ऑकलैंड होता है, तब साइक्लोन धीरे धीरे डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इट मीन्स कि अभी क्या हुआ है कि पूरी की पूरी एयर अपलिफ्ट हो गई है। ओके, अब जो क्लाउड फॉर्मेशन है, अभी कोल्ड एयर मास की किसी के साथ फाइट नहीं है, अभी कोई वॉयलेंट वेदर नहीं आएगा। अभी पूरी की पूरी इसने एयर मास को जब ऊपर उठा दिया है तो वो एयर मास क्या करेगी कि क्लाउड जब तक वो पूरा मॉइस्चर रिलीज़ नहीं कर देती है तब तक वो चलता रहेगा। तो उसी मॉइस्चर रिलीज़ में उस धीरे धीरे जो प्रेसिपिटेशन होता रहेगा उसमें साइक्लोन धीरे धीरे डिसिपेट होता रहेगा। सो ये जो प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन इन बोथ सरफेस एंड अलोफ्ट, ये क्लोजली इंटरलिंक्ड है, ठीक है। मतलब जो कोल्ड एयर मास और जो वार्म एयर मास है इनमें विंड सर्कुलेशन काफ़ी इंटीग्रेटेड होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन से काफ़ी डिफरेंट होता है। ये दोनों डिफरेंसेस मैं आपको एंड में कराऊंगी, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको स्लाइटली आइडिया दे देती हूँ। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है इनमें एक क्लियर फ्रंटल सिचुएशन होता है। फ्रंटल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास की बात कर रहे हैं हम। और एक बार आप सोच के भी देखो तो क्या आपको कोल्ड एंड वार्म एयर मास ट्रॉपिकल में मिलेगा? क्या आपको ट्रॉपिकल में कोल्ड एयर मास मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वहाँ तो पूरा का पूरा वार्म एयर मास है। तो फ्रंटल वाला हमेशा जो सिचुएशन होता है, फ्रंटल ओरिजिन जो होता है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का होता है। ट्रॉपिकल में हमेशा एक ही एयर मास होता है एंड दैट इज़ वार्म एयर मास। तो एरिया जो कवर करती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करती है और ये लैंड और सी दोनों पे ओरिजिनेट हो सकता है। ये इसकी सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे भी बन सकता है, सी पे भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट के साथ में बन रहा है। ओके, फ्रंट कहीं पे भी मिल सकता है। फ्रंट आपको लेट मी टेल यू इन दिस, हाँ, फ्रंट यहाँ पे भी मिल सकता है, ये और ये फ्रंट यहाँ पे भी मिल सकता है, फ्रंट यहाँ पे और यहाँ पे भी मिल सकता है। तो ये लैंड पे भी और सी पे कहीं पे भी बन सकता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा 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 सी पे बनते हैं, ओनली एंड ओनली सी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी भी लैंड पे नहीं बनते हैं। ओके, ओनली ओवर द सी। और जैसे ही ये लैंड पे आना शुरू होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं एंड द रीज़न बीइंग कि जो एयर मासेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उतने बड़े पूरे एयर मासेस के हिसाब से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। जो विंड होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम लो प्रेशर का एरिया बनाती है। तो विंड और जो वॉयलेंट वेदर होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में बहुत ही ज़्यादा होता है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। आई एम लाइकिंग दिस कि क्यों मूव करता है, एंड कैन आई लीव इट टू यू कि क्या रीज़न है इसका कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहे हैं। ओके, एक बार
हमारा जो ग्लोबल सर्कुलेशन का मैप है उस मैप को एक बार देखो और फिर ज़रा मुझे देख के बताओ कि क्या क्या रीज़न क्या है इसके पीछे का, व्हाट इज़ हैपनिंग। आई गिव यू जस्ट वन हिंट कि थोड़ा विंड से रिलेटेड है ये, प्लेनेटरी विंड से मान लो कि हवा के साथ मूव करता है। नाउ जस्ट सी विंड सर्कुलेशन वाला सिस्टम और उसके बाद में मुझे बताओ कि क्या रीज़न है, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन क्या चल रही है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट तो बताओ मैंने भूल ही गई थी, बिल्कुल ही है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो पोलर फ्रंट पे बनते हैं, राइट। तो पोलर फ्रंट क्या होता है, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द पोलर सेल एंड द फेरल सेल। पोलर सेल ये रही हमारी और फेरल सेल ये रही हमारी, इन दोनों के बीच की ये जो बाउंड्री है यहाँ पे इसको बोलते हैं पोलर फ्रंट। 60 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड ईस्ट के अंदर ये बनता है। और इस बाउंड्री पे एक शार्प ग्रेडियंट इन द टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये पोल से जो पानी आ रहा है, पोल से जो एयर मास आ रहा है सॉरी, वो बहुत ही कोल्ड होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है। लेकिन जो एयर मास यहाँ से आ रहा है मिड लैटिट्यूड से, वो कंपैरेटिवली वार्म होगा। तो दोनों के बीच में बहुत ही शार्प ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ओके, तो पोलर फ्रंट थ्योरी क्या बोलता है कि जो वार्म ह्यूमिड एयर नीचे से आ रही है इक्वेटर से, सॉरी इधर से ट्रॉपिक से जो वार्म फ्रंट आ रहा है, वार्म ह्यूमिड फ्रंट, वार्म है और ह्यूमिड है। वार्म ह्यूमिड एयर मास जो ट्रॉपिक से आ रहा है, ये ड्राई कोल्ड एयर मास जो पोल से आ रहा है, ड्राई है ये, कोल्ड है जो इससे आ रहा है, इससे जब मिलता है तो ये एक सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर्म करता है। सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे सडन अब्रप्ट चेंजेस हुए हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में। तो ऐसी कंडीशंस सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे भी बनती है। कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो ये जो वॉइड क्रिएट होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लेसनिंग ऑफ प्रेशर। सराउंडिंग की जितनी भी एयर होती है वो वॉइड हो जाती है और वो एक साइक्लोन टाइप सिचुएशन क्रिएट कर देती है। सो दैट इज़ अवर पोलर फ्रंट। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर वार्म एयर जो है वो साउथ से आएगी, विच मीन्स इक्वेटर से, और कोल्ड एयर नॉर्थ से आती है। तो इन पोल के अलोंग प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। वार्म एयर जब नॉर्थवर्ड मूव करती है, कोल्ड एयर जब साउथवर्ड मूव करती है, तो वो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बनती है। वजह कोरोलिस फोर्स। और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन क्यों बनेगा? क्योंकि लो प्रेशर का एरिया वार्म एयर की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो ये एक्चुअली मैं आपको समझा चुकी हूँ पूरा। एक बार आपको बेटर है कि मैं फटाफट से बता देती हूँ कि इसमें क्या है। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये इट लीड्स टू द वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ द वार्म एंड कोल्ड फ्रंट। जब वार्म पैकेट एयर का किन्हीं दो कोल्ड एयर के बीच में फंस जाता है, जैसा हमने ऑकलैंड फ्रंट में देखा था, तो वार्म एयर ऊपर की तरफ ग्लाइड कर दे के कोल्ड एयर के ऊपर चली जाती है। तो इसमें हमें क्लाउड्स अपीयर होते हैं स्काई के ऊपर वार्म फ्रंट में, एंड विच कॉजेज दी प्रिसिपिटेशंस। नाउ वी नो कि कोल्ड एयर फ्रंट ज़्यादा फास्टर मूव करता है वार्म फ्रंट से, एंड अल्टीमेटली इसी वजह से कोल्ड फ्रंट स्लोली चलता है, लेकिन वार्म फ्रंट तेज़ी से चलता हुआ पूरा एरिया ओवरटेक कर लेता है। सो जब वार्म एयर कम्प्लीटली अपलिफ्ट हो जाती है तो उस फ्रंट को ऑकलैंड फ्रंट बोलते हैं। और जब ऑकलैंड फ्रंट बन गया तो इसका मतलब है कि साइक्लोन अभी डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ जो विंड सर्कुलेशन है वो दोनों में इंटरलिंक्ड होता है, ये हमने पढ़ लिया है, दीज थिंग्स वी हैव स्टडी। तो जनरली जो फ्रंटल साइक्लोन्स होते हैं वो 3 से 10 दिन के मेहमान होते हैं, और उसी ड्यूरेशन में वो वेस्ट से ईस्ट में मूव करते हैं। और ये वेस्ट से ईस्ट में मूव करते हैं प्लेनेटरी विंड के अंतर्गत। आप विंड सर्कुलेशन देखो, फिर देखो कि कहाँ पे उनकी लोकेशन है, एंड देन जस्ट सी कि ये वेस्ट से ईस्ट में मूव कर रहे हैं। तो ये डायग्राम हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ मेक दिस डायग्राम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट बोलो, इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलो, इन्हें मिडिल लैटिट्यूड बोलो, सब एक ही जगह का नाम है। तो ये इनका जो सारा एरिया है वो सबका सब मिडिल लैटिट्यूड वाले एरियाज़ रहते हैं। जैसे कि ये यूएस एंड कनाडा के अंदर आता है मोस्टली, और ये बेल्ट जो थोड़ा सा आइसलैंड टू बेरेंट सी यहाँ पे भी एक्सटेंड होता है ये, और रशिया और साइबेरिया पे भी इसका इफेक्ट देखने को
मिलता है। जनरली हम जो बोलते हैं ना कि इंडिया के अंदर विंटर में बारिश होती है, हम लोग बोलते हैं कि विंटर डिस्टर्बेंसेस आए हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है। हमने इंडिया के क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा था। सो दोज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दी टेम्परेट साइक्लोन। हम बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होता हुआ इंडिया में विंटर डिस्टर्बेंसेस लेके आता है। सो दैट इज़ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके साथ वेदर कैसा एसोसिएटेड होता है नाउ, क्योंकि टेम्परेट है तो ये डेफिनेटली फॉल इन टेम्परेचर करेगा, क्योंकि नीचे पूरा कोल्ड एयर मास है। फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन मरकरी होगा, विंड शिफ्ट हो जाती है, और क्योंकि काफ़ी फोगी सिचुएशन बना लेता है और सीरियस क्लाउड भी फॉर्म होते हैं इसमें हाई लैटिट्यूड में, और काफ़ी लंबे टाइम तक एक ड्रिजल टाइप चलता रहता है। मतलब कभी कभी ड्रिजलिंग सी प्रेसिपिटेशन होती है और कभी बहुत हेवी डाउनपोर होता है, फ्लड सिचुएशन भी आ जाती है। और रेनफॉल स्टॉप हो जाता है जब तक कोल्ड फ्रंट जो है वो नीचे रहेगा, तब तक तो बारिश होती रहेगी। लेकिन जैसे ही जो कोल्ड फ्रंट है एंटी साइक्लोनिक का ये बिल्कुल रुक जाता है तो वेदर को क्लियर हो जाता है और क्लियर वेदर सिचुएशन हो जाती है। टेम्परेट साइक्लोन्स ज़्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन इट इज़ इन स्लोअर मोमेंट। जब हमने क्या देखा था कि वार्म फ्रंट जब ऊपर बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश करता है। और ठीक है, और दी साइक्लोन्स आर अकम्पाइंड बाई दी एंटी साइक्लोन। जहाँ पे भी साइक्लोन होगा वहाँ पे एंटी साइक्लोन भी होता है। सो ये बात हो गई हमारी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमने कवर कर लिए हैं। सो अभी हमारा बचता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया मैंने इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो ये स्लाइड थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए इस वाले को मैं टॉर्नेडोज एंड थंडरस्टॉर्म्स भी मैंने अलग से एक्सप्लेन करा है। सो I'll taking another very small lecture on this tropical cyclone and thunderstorms and tornadoes. तो इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। I'll see you guys in the next lecture. Thank you.